जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या ट्रिक्स क्लासेस में। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्षितिज भाग 2 के यानी क्लास 10th के एनसीईआरटी हिंदी बुक के सेकंड पार्ट को लेकर आए हैं। इससे पहले की क्लास में हमने 2 कवि कंप्लीट कर लिए हैं, उनकी पद परिचय, उनकी जो रचना है उसके बारे में और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जानेंगे कवि देव के बारे में। केवीएस पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो आज की क्लास को चलिए शुरू करते हैं। इनके पद परिचय में दिया हुआ है कि इनका जन्म कहाँ हुआ। तो सबसे पहले हमें जान लेना है कि इनका जन्म इटावा यानी कि उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। तो देव का जन्म कहाँ हुआ था? इटावा में। इनका पूरा नाम भी कई बार क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो इनका पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ था। तो अभी तक हमें इतने सारे फैक्ट्स पता चल गए हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के इटावा में 1673 में। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव ने कई राजाओं के यहाँ आश्रय प्राप्त किया, जिसमें औरंगजेब का पुत्र आजम शाह भी उनका एक आश्रयदाता था, परंतु उन्हें सबसे ज़्यादा संतोष और सम्मान भोगीलाल से प्राप्त हुआ था। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की थी। तो भोगीलाल हमें याद रखना है। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है, जिसमें कई मिल चुके हैं और कुछ अभी तक नहीं भी मिले हैं। इनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हैं रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास। तो इसमें आप देख रहे हैं विलास शब्द 3 में आ रहा है, तो 3 तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। और एक काव्य रसायन को याद करने के लिए आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो देव लोग होते हैं वो काव्य को रसायन समझते हैं। रसायन मतलब केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं रसायन, तो वो काव्य को एक रसायन की जैसा समझते हैं। तो ये एक ट्रिक है, इसकी तरीके से आपको इसको याद रख सकते हैं। तो 4 हमें इसमें याद रखने हैं: रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास। इनकी मृत्यु सन 1767 में हुई थी। हमें ये भी याद रखना है कि देव रीतिकाल के प्रमुख कवि है, यानी कि रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाता से था। आप सभी ने हिंदी साहित्य पढ़ा है तो आप सभी जानते होंगे आदिकाल, भक्तिकाल, फिर रीतिकाल। रीतिकाल में किस तरीके की प्रवृत्तियाँ थी, तो उसी से जोड़कर आपको देव को जोड़ना है कि इनका जो काव्य है वो किस तरीके का होगा, जिसमें दरबारी विलास, उनमें वहाँ के आश्रयदाताओं के गुणों का वर्णन करना, तो दरबारी संस्कृति, इन सब का चित्रण अधिक हुआ है। तो देव भी उनसे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे हैं। मतलब अपने काव्य में इनके अलावा भी उन्होंने लिखने की कोशिश की है। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। तो इनमें से आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें हम कि जो इनकी रचना लगी हैं वो यहाँ पे कवित्व और सवैये लगे हैं, तो उसका एक जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वो हम यहाँ जान लेते हैं। तो जो रचनाएं यहाँ पे लगी हुई है देव की, उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, उसे हम अब देख लेते हैं। यहाँ संकलित कवित्व सवैयों में एक ओर जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, तो वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी यहाँ पे मिलती है। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जो आप अभी पहला सवैया देखेंगे उसमें ये वर्णन किया गया है, जिसमें उस युग के सामंती वैभव का झलक मिलती है। और दूसरे कवित्व में बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन किया गया है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देवदूत में फैन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता के परिचायक हैं। तो कई नए तरीके के बिंब उन्होंने, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये उनका सवैया लगा हुआ है। पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकिनी कय धनु की मधुराई। तो यह पूरा पढ़ लेना यहाँ पे। अभी हम आगे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद एक कवित्व लगे हुए हैं
और एक कवित्त ये लगा है। तो आप ये सब पढ़ लेना, इसके जो शब्द के अर्थ हैं वो भी दिए हुए हैं चैप्टर में। अब हम नेक्स्ट रचना को कवर करते हैं। अगले कवि लगे हुए हैं जयशंकर प्रसाद। तो इनके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इनका पद परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है और 10th क्लास में तो काफ़ी अच्छे लेवल के पॉइंट्स दिए हुए हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। तो वाराणसी आपको याद रखना है। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल ना होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी का जो एक काल है छायावाद, उसके एक प्रमुख आधार स्तंभ जो हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। तो बाकी के 3 कौन से स्तंभ है उनके नाम आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया था। तो ये जो बेसिक जानकारी है तो ये हमें हिंदी साहित्य के स्टूडेंट होने के खातिर ये सब तो पता होनी ही चाहिए। अब इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ देख लेते हैं। इनमें है चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। तो ये तो इनकी काव्य कृतियाँ हैं। तो आपको याद रखना है चित्राधार। तो इसको कैसे याद करेंगे? जयशंकर प्रसाद, इसमें शंकर आ रहा है तो शंकर भगवान का आप चित्र बनाते हैं, तो चित्र से आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। कानन कुसुम, तो सब भगवान को कुसुम चढ़ाते हैं यानी कि पुष्प चढ़ाते हैं, तो वो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड। फिर झरना, तो जयशंकर जी की जटाओं में से नदी निकलती है, कौन सी? गंगा नदी, उसमें से झरना बह रहा है तो झरना आप याद कर लेंगे। आंसू, लहर और कामायनी, ये तो इतनी फेमस हैं, आप सभी भी जानते होंगे, तो इसके लिए तो कुछ हमें लिंक बैठाने की ज़रूरत है ही नहीं। इसके बाद बताया गया है कि आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस कृति के लिए जयशंकर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था? तो हमें याद रखना है कामायनी। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। उनके कई सारे नाटक हैं, जैसे कि अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो ये इनके नाटक हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि कुछ जो आलोचक हैं वो ऐसा मानते हैं कि इनके नाटक नाटकीय दृष्टि से सफल नहीं है, क्योंकि उनको मंचित नहीं किया जा सकता। वो इतने गद्यात्मक रूप में लिखे गए हैं कि उनको नाटक के रूप में मंचन करना सफल है ही नहीं। लेकिन इनका ऐसा मानना था कि मंचन करने के लिए नाटक ना लिखे जाएं, नाटक लिखे गए तो उनका मंचन किया जाना चाहिए। अब ये तो उनके नाटक हो गए। अब हमें याद रखना है इन्होंने 3 उपन्यास लिखे हैं और केवल 3 ही है, इसलिए आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इनके केवल 3 ही उपन्यास हैं, कंकाल, तितली और इरावती। तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, कंकाल, तितली और इरावती। इसके बाद इनके कहानी संग्रह भी आपको याद रखने हैं, यह आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इसके बाद बताया गया है कि प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। जैसे आपने इनकी रचना पढ़ी होगी कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो आप ही देख रहे हैं इसमें कितना ओज है। जब क्रांतिकारी इस कविता को पढ़ते होंगे, उसको गाते होंगे, तब उनमें कितना ओज आ जाता होगा, जिससे वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन तक न्योछावर करने को तैयार हो जाते थे। इसके बाद बताया गया है छायावादी कविता की अतिशय कल्पनीयता, सौंदर्य और सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सभी क्या हैं? ऐतिहासिक पात्र हैं। तो इनके आधार पर इन्होंने अपनी रचना लिखी है और उनकी कहानी को अभी प्रस्तुत किया है कि इतिहास उनकी गलतियों से सीखकर अब कैसे सुधार ला सकता है। तो क्लास 10th में जो रचना लगी हुई है आत्मकथ है, इसके बारे में जो एक छोटा इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसकी जो भूमिका है उसको जान लेते हैं। इसमें बताया गया है कि प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादक थे, ये आपको याद कर लेना है। अब उन्होंने तय किया था कि आत्मकथा विशेषांक निकलना चाहिए, जिसमें जो
प्रमुख कवि रचनाकार हैं उनकी आत्मकथा छपे। तो उनके प्रसाद जी के मित्रों ने भी उनसे आग्रह किया कि वो आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे। तो इसी असहमति से जो तर्क पैदा हुआ वो कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथ्य विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। 1932 में छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। तो उनके जीवन में कितने अभाव रहे, कितने लोगों से, उनके परिवारजनों से उनका विछोह हुआ, और इन सब चीज़ों की उन्होंने मार्मिक अभिव्यक्ति की है कि उनके परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि वो रचना क्षेत्र में आएँ, कविताएं लिखें या कोई रचना करें, बल्कि जो साहूकारी का काम था, जो उनका पुश्तैनी काम था, तो उसी में वो आगे बढ़े और इन सब में कुछ भी नहीं रखा है, ऐसा उनका मानना था उनके परिवार के लोगों का। बल्कि इनके अंदर तो एक महान कवि छिपा हुआ था जो बाहर निकलने की कोशिश करता। तो इनकी डायरियाँ, इनकी किताबों के पीछे कई सारी कविताएं वो लिखते थे। तो कई बार उनके भाई इस पर गुस्सा होते थे, तो उन्होंने इस विद्रोह के कारण भी अपनी कुछ रचनाओं को तो फाड़ के जला भी दिया था। लेकिन जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो फिर तो उनके रचनाएं एक पे एक आती ही गई और वो फेमस होते चले गए। अब यहाँ पे वापस आते हैं। इसमें बताया गया है कि छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों और बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की ही कथा है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिससे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है और तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। तो ये एक भूमिका के रूप में बताया गया है। अब इनकी कविता देख लेते हैं। तो इस कविता की शुरुआत होती है, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पंक्तियाँ देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो इस तरीके से यहाँ पे कविता लगी हुई है। आप इसको खुद से पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। आज हम इतना ही करते हैं क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोगों का इंटरेस्ट रहता नहीं है, फिर आप बोर होने लगते हैं। तो इसके बाद वाले क्लास में हम बाकी के कवियों को करेंगे। इससे पहले अगर आपने बाकी वीडियोज़ नहीं देखी है तो उनको भी ज़रूर देखें, वो भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों की भी हेल्प करने की कोशिश करें।